नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भोपाल से पीएम मोदी ने किया शंखनाद, यूसीसी पर की खुलकर बात, मुसलमानों पर घटिया राजनीति के लिए विपक्षी नेताओं को जमकर घेरा। पीएम मोदी के बयान से विपक्ष में खलबली, जेडीयू कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा विपक्षी एकता से डर गए प्रधानमंत्री। बंगला घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, सीएम हाउस का होगा कैग ऑडिट, रेनोवेशन में वित्तीय गड़बड़ियों की होगी जांच। शिमला मीटिंग से पहले विपक्षी एकता पर ग्रहण, ममता ने कांग्रेस माकपा को बताया बीजेपी की बी टीम, केसीआर के 25 नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान फिर भड़की हिंसा, टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बांग्लादेशी उपद्रवियों को बुलाकर हिंसा भड़काने के लगाया। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी के शंखनाद की। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद के साथ ही पीएम मोदी ने आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आज 2024 का एजेंडा भी सेट कर दिया। पीएम ने विपक्ष के भ्रष्टाचार से लेकर विपक्षी एकता पर हुई बैठक पर हमला बोला। भोपाल से देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने एक तरफ पसमानदा मुसलमानों की चर्चा करते हुए तुष्टीकरण पर कांग्रेस की पिछली सरकारों को घेरा, तो दूसरी तरफ बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मुद्दे पर खुलकर बात की। डॉक्टर साहब, बड़ा प्रहार आज पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं पर किया। यूसीसी पर पहली बार पीएम की ओर से खुलकर बात की गई। देखिए, जो खबर आ रही है कि वो मानसून सेशन के अंदर यूसीसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये इसलिए हो रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया, कि सुप्रीम कोर्ट डंडे मार रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे एक्सपर्ट पैनल में जो अक्सर आप कैपिटल टीवी पे देखते हैं, अश्विनी उपाध्याय ने एक पीआईएल डाला, और इस देश में जो कानून, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उसमें ये निहित किया गया था कि देश में एक कानून होना चाहिए, चाहे वो शादी का हो, तलाक का हो, या फिर तलाक के बाद जो परिवार को कुछ देना है, बंटवारे का हो, तमाम तरह की चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे तो धर्म के नाम पे अलग अलग चल रहा है। तो ये सेक्युलरिज्म कैसा है? जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से कि आप बताएं आपकी क्या राय है इसके ऊपर, जल्द से जल्द तुम बनाओ या फिर हम बना देते हैं। तो मोदी सरकार ने कहा था कि हम बना देंगे। तो उसके लिए लॉ कमीशन 15 दिन पहले उन्होंने कहा है कि भाई 30 दिन के लिए हम पब्लिक ओपिनियन चाहिए। जो खबर आ रही है कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 2024 का एजेंडा एक यूसीसी होगा, क्योंकि बीजेपी 3 मुद्दों के ऊपर अक्सर हिंदुस्तान की जनता से वोट मांगते आई है, और इन तीनों ही मुद्दों के ऊपर जनता ने बहुमत की सरकार 2-2 बार बनवाया। एक राम मंदिर, वो बन रहा है। दूसरा 370 हट गया है, बच गया यूसीसी। तो ये भी काम, इसको खत्म किया जाएगा। दिक्कत क्या है कि जैसे ही ये होगा, इसका फायदा पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम बच्चियों को, मुस्लिम बहनों को, जिनके गर्दन के ऊपर तलाक की तलवार लगी रहती है, जिसके शौहर 4-4 बीवियां कर लेते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा शोषण है। बच्चे की शादी की उम्र 9 साल के ऊपर आप शादी कर देते हो, उसको कोई आवाज नहीं, कोई आज़ादी नहीं, कुछ बोलने का अधिकार नहीं। तो ये सारी चीजें जो होगी, इसके ऊपर विपक्षी पार्टियां, ये जो नकली हिंदू बन के चलते हैं, ये सब पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम वोटों के लिए तो ये पटना में मिले थे, और
ये मुद्दा ऐसा आ जाएगा कि आदर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और अगर स्टैंड लोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी देखिए किस तरह से घिग्गी बन गई है, न वो समर्थन करते पा रही है और ना ही इसका विरोध कर पा रही है। जी बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति कर मुसलमानों को भड़काने वाले विपक्ष को जहां आज पीएम मोदी ने भोपाल में जोरदार जवाब दिया, तो वहीं पीएम की बातों से विपक्ष में भी खलबली मच गई। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, जेडीयू नेता केसी त्यागी से लेकर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है और पीएम की विपक्षी एकता से घबराए जाने जैसी बातें करने लगे। ओवैसी ने पीएम मोदी की बातों पर ओबामा के बयान के जरिए पलटवार किया, तो केसी त्यागी ने भाजपा पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस ने भी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। डॉक्टर साहब, क्यों पीएम मोदी ने अगर यूसीसी की बात की है तो अब विपक्ष को इतनी खलबली मच गई और पलटवार कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज भाषण में बहुत ही क्लियर कर दिया कि अगर आपको करुणानिधि के बेटे और उनके पोते पोतियों को आगे बढ़ाना है तो करुणानिधि को वोट करो, डीएमके को वोट करो। लालू यादव के बेटे को, उसके परिवार के बेटियों को और उनके खानदान के बच्चों को आगे बढ़ाना है तो आरजेडी को वोट करो। मुलायम सिंह के खानदान को आगे बढ़ाना है, उनके बेटे को आगे बढ़ाना है तो मुलायम सिंह को, समाजवादी पार्टी को वोट करो। गांधी परिवार के बच्चों को बढ़ाना है, राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा के बच्चों को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट करो। ये पारिवारिक पार्टियों के ऊपर जो हमला किया गया है उससे विपक्ष जो है वो खलबला उठी है, क्योंकि मोदी ने कहा कि अगर आपको अपने बच्चे की चिंता है तो भाजपा को वोट करो। और उन्होंने दूसरी बात जो कही कि पटना में जो लोग इकट्ठा बैठे हुए थे उनको अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है और ये मोदी की गारंटी है कि किसी भी घोटालेबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये जो पटना में जो लोग बैठे हुए थे सब तो यही कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि ईडी सीबीआई जो है हमारे पीछे लगा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दो मैसेज दिया कि एक, यूसीसी 2024 का एक अहम मुद्दा होगा, इस पे तमाम विपक्षी पार्टियों को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी जो कसरत ये जो चल रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जो रेड ताबड़तोड़ पड़ रही है, इसमें जरा सा भी कोई कमी नहीं आने वाली है, किसी दबाव में सरकार आने वाली नहीं है। और तीसरा जो सबसे अहम है कि ये लड़ाई एक ऐसी पार्टी के बीच है कि एक जो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरा देश को आगे बढ़ा रहा है। तो ये 2024 के कैंपेन का जो है टोन एंड टेम्पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने विपक्ष की गंदी राजनीति को लेकर आज विपक्षियों को जमकर धोया, जिसके बाद इन नेताओं में खलबली मच गई। आगे बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को झटके की। इन दिनों अध्यादेश पर बवाल काट रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केजरीवाल के शीश महल का अब ऑडिट करवाई जाएगी। दिल्ली सीएम हाउस के निर्माण का कैग ऑडिट किया जाएगा। कैग सीएम आवास निर्माण में हुए वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करेगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लगातार शीश महल घोटाले को लेकर घेरा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के शीश महल के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसमें गड़बड़ियां की गई। अब इस घोटाले की जांच भी तेजी से की जाने लगी है। डॉक्टर साहब, क्या है कैग ऑडिट? किस तरह से अब केजरीवाल के रेनोवेशन, बंगले के रेनोवेशन की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपने रेनोवेशन के नाम से पैसे सरकारी खजाने से निकाले, तो आपने पुरानी बिल्डिंग के रेनोवेशन के नाम से निकाला और बना लिया नई बिल्डिंग। तो ये तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। सीएजी क्या है? सीएजी सरकारी खाते बही को ऑडिट करती है। एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि जरा पता करो ये जो 4.5 लाख रुपए का कमोड जिसके ऊपर केजरीवाल बैठते हैं रोज सवेरे सवेरे, उसकी हकीकत का पता करो। ये 9 लाख का पर्दा कहाँ से खरीदा? ये वाकई में 9 लाख का है या इसमें घोटालेबाजी हुई है? ये 10-10 लाख रुपए जो है आप टेलीविजन के ऊपर खर्च कर दे रहे हो, कौन सा टेलीविजन आपने खरीद लिया ऐसा? फिर ये भी पता करो कि ये 2 करोड़ का किचन कैसा बन सकता है? ये वियतनाम से आप संगमरमर मंगवा रहे हो, तो ये खर्च का भी हिसाब किताब लिया जाएगा। और दूसरा कि क्या कानून के हिसाब से
आपने पैसे खर्च किए? ये बार बार 9 लाख से कम, 10 लाख से कम, ये ऑडिट से खुद को बचाने के लिए ये प्रपंच तुमने रचा, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, इनकम टैक्स में अधिकारी रहा है, कागज पे ये गलती नहीं करेगा। तो ये अब सीएजी जांच इसकी होगी, साथ ही साथ सीबीआई जांच भी होगी, साथ ही साथ एनजीटी के द्वारा कि जो अपना शीश महल बनाने के चक्कर में इसने कई सारे जो पेड़ काटे हैं उसकी भी जांच होगी। तो इससे केजरीवाल को तो बड़ा नुकसान होगा ही। लेकिन जरा एक चीज आप गौर कीजिए, जब से ये पटना से लौटा है तब से प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द इसने नहीं कहा, अमित शाह के बारे में एक शब्द इसने नहीं कहा, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल तो उठा रहा है, पहले तो सीधे अमित शाह के ऊपर अटैक करता था। डर गया है केजरीवाल और इसलिए अब वो चौथी क्लास फेल राजा की कहानी वो इसको हॉन्ट कर रही है कि कहाँ ये नीतीश कुमार के चक्कर में फंस गया, ये उधर से भी गया और इधर से भी गया। जी बिल्कुल, शीश महल की जांच एक कदम आगे बढ़ने के बाद केजरीवाल की मुसीबतें भी और ज्यादा बढ़ गई हैं। अगली खबर में बात करेंगे विपक्ष में पड़ी फूट की। पटना में विपक्षी एकता पर हुई मीटिंग के बाद अब एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। धीरे धीरे पटना के मंच पर एक साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लेने वाले नेताओं ने अपने सुर बदलना शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल में ममता ने कांग्रेस और माकपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया, तो वहीं केरला में कांग्रेस और माकपा आमने सामने आ गई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 600 गाड़ियों के काफिले के साथ अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर पहुंचे बीआरएस के केसीआर ने एमवीए की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच बीआरएस के 25 नेता कांग्रेस में शामिल भी हो गए हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो पटना में एक मंच पर सारे विपक्षी नेता इकट्ठा हुए और अब धीरे धीरे सबके सुर क्यों बदलने लगे? और एक और मैं जोड़ देता हूं, अभी भी खबर आई है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि 2 और मंत्री बनाओ। हमारा कोटा में 4 थे, 2 ही तुमने बनाए, अपने लोगों को तुम मंत्री बना दे रहे हो, हमारे लोगों को मंत्री नहीं बना रहे हो। और ये डिमांड इसलिए भी बढ़ रही क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ नजर आ रहे राहुल गांधी नीतीश कुमार से पूछते हुए कि हमारे लोग कब बनेंगे। तो ये देखिए, ये फोटो ऑप था, कोई किसी के साथ नहीं लड़ रहा। आप येचुरी के बगल में बैठे हुए हो, राहुल गांधी येचुरी बड़ी गलवैया चल रही थी, क्यों? पंचायत चुनाव में साथ में हो। और वही केरल में जाओ तो यही येचुरी की पार्टी कांग्रेस पार्टी में युद्ध चल रहा है। ये किस तरह की एकता है? आप यहां राहुल गांधी के कंधे पे हाथ रख रही है ममता और कलकत्ता पहुंचते गालियां दे रही है। आप बता रहे हो कि ये मोदी का बी टीम है ये कांग्रेस वाले, और कांग्रेस पार्टी ममता को कह रही है चोरों की पार्टी है। अजीबोगरीब स्थिति है भाई। वहां कोर्ट में चले जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कोर्ट चली गई कि ममता बनर्जी दहशतगर्दी फैला रही है। अब देखिए ये किस तरह की एकता है। केजरीवाल तो पहले ही एल्गार कर दिए भाई, मीटिंग में शामिल हुए और उसके बाद वहां से रूस के चले आए बाहर। बीआरएस का नया मसला आ गया। बीआरएस तो सबसे पहले मोदी विरोधी ग्रुप बनाने की कोशिश में थे, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था नीतीश कुमार के साथ। आज मालूम चल रहा है कि वो घुस गए महाराष्ट्र में अपने संगठन को बना रहे हैं। अब वहां पे शरद पवार टेंशन में है, कांग्रेस पार्टी टेंशन में है, और वो इधर कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी की टेरिटरी में घुसे। मालूम चला कि तेलंगाना के अंदर उनकी पार्टी को तोड़ के कई सारे लोग कांग्रेस में मिल रहे हैं। तो ये जो है, ये विपक्षी एकता की कामना करने वाले जो पॉलिटिकल पंडित दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके कलेजे पे सांप लौट रहा है कि इनका सुंदर सपना टूट गया है ना। कैपिटल टीवी शुरू से कहता आ रहा है कि ये दिखावा है, इतना ज्यादा विरोधाभास, इतना ज्यादा कंट्रडिक्शन इस पूरे कुनबे में है कि चुनाव आते आते तक मोदी के बजाय ये आपस में ही लड़ेंगे, भिड़ेंगे और खत्म होंगे। जी बिल्कुल, इन हालातों को देखते हुए शिमला मीटिंग से पहले विपक्ष बिखरता नजर आने लगा है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बंगाल पंचायत चुनाव में भड़की हिंसा की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने फिर से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान
कूच बिहार के दिनहाटा में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद फिर से बंगाल में हिंसा भड़क उठी। इस पर ममता के विधायक ने बीजेपी पर बांग्लादेश से उपद्रवी लाकर इलाके में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि आपसी गुटबाजी के कारण टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। डॉक्टर साहब, फिर से वहां हिंसा भड़की, इतना बल, सुरक्षा बल वहां तैनाती की गई, उसके बाद भी इस तरह के हालात। देखिए, डेमोक्रेसी को बचाया जा रहा है वहां पे। कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, ममता बनर्जी सब मिलकर डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। हाईकोर्ट में मसला गया था, जज साहिबा ने जिस तरीके से डांट लगाई है, यहां तक कह दिया कि इससे बढ़िया इलेक्शन ना हो। पंचायत के चुनाव में तुम इस तरह से बमबारी करोगे, हत्याएं होगी। कहां है सरकार, कहां है सिस्टम, कहां है पुलिस? 315 टुकड़ी आज पहुंची है बंगाल में। यह मुझे लगता है कि परमानेंटली वहां पे सेंट्रल फोर्सेस को लगा देना चाहिए। ये ममता बनर्जी के रहते वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है, इट हैज गॉन फॉर अ टॉस। और ममता बनर्जी खुद को आप ये देखिए, चोरी और सीनाजोरी। बांग्लादेशियों को बिठाओ आप, रोहिंग्या को वोटर बनाओ आप, सारी सुविधाएं दो आप, वहां पे बांग्लादेशी को सेटल करवाओ आप, और गुंडे कौन बुलाए? बांग्लादेशी से लोगों को बीजेपी। वाह! वहां से क्या हिंदू आ रहे हैं? वहां से हिंदुओं को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है क्या? या आपस की लड़ाई में ये सब लड़ रहे हैं? अभी तो शुरुआत है। ये जो वहां हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, तमाम एजेंसियां जिम्मेदार है। ममता बनर्जी को आप अपनी राजनीति के चक्कर में वहां पे आप कोई एक्शन नहीं लेते। हर चुनाव में वहां पे कोहराम मचता है। पिछले इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट क्या लंगड़ा, लूल्हा, अंधा, बहरा हो गया है? ऐसे तो हर चीज में सू मोटो आप एक्शन लेते हो। ये केंद्र सरकार क्या कर रही है? लोगों को आपने छोड़ दिया वहां पे मरने के लिए। बम पिस्तौल खुलेआम वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये राजनीतिक का गंदा चेहरा है। मैं बार बार कहता हूं कि बंगाल के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर है और वहां का जो पॉलिटिकल वायरस है, वो अच्छा है, बंगाल तक ही सीमित है। देश के दूसरे राज्यों में आ गया तो देश तबाह की ओर अग्रसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, बंगाल में फिर भड़की हिंसा से ममता की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।